नमस्कार। हो सकता है आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन 14 हो, फिर भी उसमें आयरन की कमी हो, या आपका हीमोग्लोबिन 15 या 16 हो और आप में आयरन की कमी हो। कहने का मतलब यह है कि आयरन की कमी से जो सबसे आखिरी में शरीर को शिकायत या दिक्कत होती है, वो एनीमिया या रक्ताल्पता, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वह होता है। तो फिर आप पूछेंगे, जब हमारा हीमोग्लोबिन 14, 15 या हमारे बच्चे का 13 या 14 है, तो आयरन की कमी से हमको क्या नुकसान है? तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि आयरन की जो कमी है वो खून बनाने के अलावा, खून बनाने से जो कमी हो रही है उससे पहले बहुत सारी चीजें करती है। अगर बच्चा है तो उसमें शारीरिक और मानसिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। बच्चे का मेमोरी, बच्चे का क्लास में अटेंशन, ये कम हो सकते हैं। वयस्क हैं अगर आप, तो आप आसानी से थक जाते हैं, दिन भर थकावट बनी रहती है। इसके अलावा आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ध्यान उतना केंद्रित नहीं रहता, मेमोरी कम हो जाती है, ब्रेन फॉगिंग की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, दिन भर चिड़चिड़ापन बना रह सकता है, सर में दर्द हो सकता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या होता है, पैरों को हिलाने की एक अर्ज होती है या पैरों में क्रॉलिंग जैसा महसूस होता है, और ये रात के वक्त या शाम के वक्त ज्यादा होता है। होंठ यहां से फट सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है। इसके अलावा बाल टूटने शुरू हो सकते हैं, नाखूनों में चेंजेस आने शुरू हो सकते हैं, और साथ में जीभ में मिर्च ज्यादा लग सकती है, जीभ लाल हो सकती है, जिसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी सबसे आखिर में होती है, ये चीजें बहुत पहले होती हैं। अब बात आती है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमको कैसे पता चले कि हमारे अंदर आयरन की कमी है? आमतौर पर एक जांच लिखी जाती है जिसको कहते हैं आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में जो मुख्य चीजें हैं, सीरम आयरन होता है, टीआईबीसी होती है। आमतौर पे लैब्स में जो आयरन प्रोफाइल होता है उसमें सीरम फेरेटिन नाम की जांच नहीं होती। जबकि जब हमारे शरीर में आयरन कम होना शुरू होता है, तो सबसे पहली जो जांच प्रभावित होती है वो सीरम फेरेटिन होती है। यानी सबसे पहले सीरम फेरेटिन कम होता है, फिर ब्लड में आयरन कम होता है, फिर टीआईबीसी पे फर्क आता है। तो अगर आपको जांच करानी ही है आयरन की, तो सीरम फेरेटिन और आयरन प्रोफाइल दोनों आपको कराने होंगे। यहाँ ये खास बात है, अगर हमको बुखार है, कोई एक्यूट इलनेस है या लिवर की बीमारी है, तो सीरम फेरेटिन हमारा बढ़ा हुआ आता है, तो ऐसी दशा में हमको सैंपल नहीं देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आयरन की कमी से क्या क्या हो सकता है एनीमिया के अलावा। साथ ही आपको यह भी बात हो गई कि कैसे पता चले कि हमको आयरन की कमी है। अगली बात आती है कि खाने में हम ऐसा क्या लें कि आयरन की कमी ना होने पाए। तो सबसे पहले तो क्या लें, इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। आमतौर पर लोगों में मान्यता है चुकंदर का रस और अनार का रस पिएं तो आयरन मिलता है, खून बढ़ता है। ये बिल्कुल गलत है। दरअसल ये दोनों ही आयरन के पुअर सोर्स में आते हैं। तो चाहे चुकंदर का रस हो चाहे अनार का रस हो, इनसे आयरन की प्राप्ति और खून नहीं बढ़ता। लोगों के दिमाग में संभवतः ये मिसकंसेप्शन इसलिए रहा होगा कि दोनों ही लाल रंग के होते हैं और खून भी लाल रंग का होता है। तो ऐसा क्या खाएं? तो दो किस्म का आयरन होता है। हीम आयरन, जो बहुत अच्छा शरीर के लिए माना जाता है, लेकिन वो केवल नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, वो भी नुकसान वाले नॉन वेजिटेरियन फूड में, जैसे कलेजी, जिसको लिवर कहते हैं, बकरे का या किसी भी जानवर जिसको खाते हैं। दूसरा जो चीज आती है रेड मीट, जो शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है, कुछ मछलियां, और इसके अतिरिक्त अंडे का जो पीला हिस्सा होता है जिसको जर्दी बोलते हैं, उसमें आयरन ज्यादा होता है। लेकिन ये चारों ही शरीर के लिए अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। वेजिटेरियन आयरन की बात करें, नॉन हीम आयरन की बात करें, तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे बथुआ हो गया, चौलाई हो गई, पालक हो गई, सोया हो गया, मेथी हो गई, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अनाज की बात करें तो जौ हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई,
एक्सक्यूज मी, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दालों की बात करें तो राजमा, मूंग, मसूर, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कद्दू के बीज, तिल, किशमिश, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आयरन के सोर्स हैं जिनको हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब यहां अगली जो बात आती है वो ये आती है कि मान लीजिए हमको आयरन की कमी हो ही गई, तो दो तरीके से आयरन की कमी पूरी होती है। एक ओरल टेबलेट्स होती हैं और एक इंजेक्टेबल होता है। तो ओरल टेबलेट्स लेनी है कि इंजेक्टेबल आयरन लेना है, ये इस पे निर्भर करता है कि आयरन की डेफिशिएंसी कौन सी स्टेज पर है। तो ये आपके चिकित्सक निर्धारित करते हैं। तो लब्बो-लुआब ये हुआ कि हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एनीमिया तो बाद में होता है, पहले इतनी सारी चीजें होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बच्चों में खासतौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे में किशोरावस्था में आयरन की आवश्यकता अलग होती है और अक्सर हम बच्चों और किशोरों में दूध प्रचुर मात्रा में देते हैं और दूध आयरन और विटामिन सी का सोर्स होता है। यहां एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, आयरन में जिन चीजों में आयरन होता है, आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं, अगर उसको चाय के साथ, दूध के साथ, कॉफी के साथ या कैल्शियम के साथ लेंगे तो आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए लंच के बाद, डिनर के बाद जो सलाह दी जाती है चाय पीने की, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है कॉफी पीने की, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। विटामिन सी जिन चीजों में होता है उनसे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो जैसे शिकंजी हो गई, नींबू पानी हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, इन जितनी भी चीजों में, संतरा हो गया, रसभरी हो गई, जिनमें विटामिन सी होता है, अगर इनका हम आयरन से युक्त चीजों के साथ या टेबलेट के साथ सेवन करते हैं तो हमारा आयरन अधिक अवशोषित होता है। तो आशा करता हूं ये सामान्य टॉपिक से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आपके काम आएंगे। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।